हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप आज के डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक जनधन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए जाते हो तो फिर यहाँ पर इनके कर्मचारियों का व्यवहार आपके प्रति कैसा होता है और कौन कौन से लोग जनधन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं और बेसिकली जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर लिमिटेशंस क्या होती है, बिल्कुल हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये तो आपको पता ही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा भाई ये बैंक DICC से इंश्योर होता है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप आज के डेट में जनधन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए जाते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी वो रहेगी 10 ईयर्स प्लस, यानी कि आप माइनर से भी अपना जनधन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। हालांकि गाइडलाइन ये है कि आपके पास पहले से कोई भी जनधन सेविंग्स अकाउंट किसी भी बैंक में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में पहले से कोई जनधन सेविंग्स अकाउंट्स है किसी भी बैंक में तो आप उस जनधन सेविंग्स अकाउंट्स को बंद करवा दे, वरना जो आप सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाएंगे वो सेविंग्स अकाउंट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में। आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। और एक बात आप ध्यान रखें कि जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में बेसिकली 2 कैटेगरीज होती है। एक होता है BSBDA स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स, जो कि CSP पॉइंट्स के माध्यम से ओपन होता है। देखो बेसिकली ये जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं और जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, ये बैंक जनधन सेविंग्स अकाउंट्स को बेसिकली अपने CSP पॉइंट्स के माध्यम से ओपन करवाते हैं और कस्टमर्स को ओपन करके देते हैं। लेकिन यही चीज यानी कि यही जनधन सेविंग्स अकाउंट्स अगर आप ब्रांच के माध्यम से ओपन करवा लेते हो तो फिर ये सेविंग्स अकाउंट्स काफी ज्यादा शानदार आपके लिए हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, तो देखो भाई, यहाँ पर जो CSP पॉइंट्स के जरिए सेविंग्स अकाउंट्स ओपन किया जाता है उस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। और उस सेविंग्स अकाउंट्स में अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक बैलेंस रख दिए ना, या फिर कहीं से 1 लाख रुपया बैलेंस आपके अकाउंट में आ गया ना ऑटोमेटिकली, तो फिर इस केस में आपका जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि होल्ड कर दिया जाएगा। फिर आप जाओगे, एप्लीकेशन वगैरह दोगे, फिर आपका सेविंग्स अकाउंट चालू होगा। लेकिन अगर आप किसी ब्रांच के माध्यम से अपना एक जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो फिर इस केस में वो सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। उस सेविंग्स अकाउंट्स में आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। इसके अलावा भाई, जनधन सेविंग्स अकाउंट चाहे तो आप CSP पॉइंट्स के माध्यम से ओपन करवाओ, चाहे तो आप ब्रांच के माध्यम से ओपन करवाओ, भाई इस सेविंग्स अकाउंट में आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। हालांकि स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप 1 लाख रुपए से अधिक बैलेंस नहीं रख सकते। दूसरी बात, यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। मिनिमम बैलेंस बिल्कुल 0 होता है। ये जो सेविंग्स अकाउंट्स होता है ये बेसिकली सरकार के तरफ से ओपन करके कस्टमर्स को दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बेनिफिट्स को लेकर के कि भाई जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में बेनिफिट्स क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहली बात, यहाँ पर सभी सेविंग्स अकाउंट्स की तरह इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी आपको 2.50% से लेकर के 4.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 30,000 रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर देखने को मिल जाता है, जो कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपका सेविंग्स अकाउंट 2018 के पहले ओपन किया गया है तो फिर इस केस में आपको 1 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर देखने को मिल जाता है। और अगर आपने यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट्स को 2018 के बाद से ओपन करवाया है, यानी कि अगर आप आज के डेट में ओपन करवाते हो या फिर आपका 2019 का सेविंग्स अकाउंट है, 2020 का सेविंग्स अकाउंट है, तो फिर इस केस में उस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल डेथ इंश्योरेंस कवर देखने को मिलता है। और ये जो इंश्योरेंस कवर होता है ये बेसिकली PMJDY डेबिट कार्ड के ऊपर आपको मिलता है। और भाई इस इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आज डेबिट कार्ड इशू हुआ, तो डेबिट कार्ड इशू होने के बाद में मिनिमम आपका 1 ट्रांजेक्शन होना ही होना चाहिए। और यहाँ पर विथिन, जैसे कि अगर किसी भी कस्टमर्स की एक्सीडेंट हो जाती है तो एक्सीडेंट के पहले विथिन 3 मंथ के अंदर एक ट्रांजेक्शन होना ही होना चाहिए क्लेम करने के लिए। तो ये प्रोसेस है भाई, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात भाई, इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको OD का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है, यानी कि ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज देखने को मिलता है।
और ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा कंसिडर करता है हाउसवाइफ को, यानी कि अगर आपके घर में हाउसवाइफ है तो वो बहुत ही इजीली ओडी का फैसिलिटीज ले सकती हैं, लाभ उठा सकती हैं। उनको अप टू 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक टर्म कंडीशंस है कि भाई सेविंग्स अकाउंट्स को मिनिमम 6 महीना रन करते हुए होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ओडी फैसिलिटीज बैंक ने लिख दिया है तो आप ओडी का लाभ इमीडिएटली उठा सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पर ओडी का फॉर्म जब आप फिलअप करके बैंक को देते हो ना, तो बैंक के कर्मचारी सबसे पहले आपके अकाउंट को चेक करते हैं कि आप अपने अकाउंट्स को किस तरह से यूज कर रहे हो, कितना ट्रांजेक्शंस वगैरह कर रहे हो, आपके अकाउंट में बैलेंस वगैरह है कि नहीं है। मैं अगर आपको ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करता हूं तो क्या आप भविष्य में इस ओवरड्राफ्ट का जो पैसा है वो मुझे प्रोवाइड करा पाओगे या फिर नहीं करा पाओगे। इन सभी बातों को सोच करके समझ करके फिर कर्मचारी अप्रूवल देते हैं, फिर आपका ओडी फैसिलिटीज इनेबल्ड होता है। तो फिर इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर आपको 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है अगर आपने ब्रांच के माध्यम से अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाया हुआ है तो। लेकिन अगर आप सीएसपी के माध्यम से अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाया हुआ है तो फिर इस केस में आपको ओनली पासबुक ही देखने को मिलेगा और यहाँ पर भाई चेकबुक आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपने ब्रांच के माध्यम से ओपन करवाया है तो फिर इस केस में आपको 30 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पर फाइनेंशियल ईयर देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर वही है, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जितना चार्जेस है उतना ही चार्जेस यहाँ पर भी आपको देना पड़ता है। अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हो तो फिर 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो फिर इस केस में आपको 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो देखो भाई, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने वेबसाइट के ऊपर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि एसएमएस अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर भाई सेम है, 20 पैसे पर एसएमएस आपको चार्जेस देना पड़ेगा और मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना यह है कि भाई एसएमएस अलर्ट चार्जेस बिल्कुल जीरो है, एसएमएस अलर्ट चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन भाई यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि बीएसबीडीए अकाउंट के ऊपर एसएमएस अलर्ट चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप अपना एसएमएस अलर्ट बंद करना चाहते हो तो फिर नॉन मैंडेटरी एसएमएस बंद करने का एक फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करके बैंक में सबमिट कर सकते हो। आपका नॉन मैंडेटरी एसएमएस बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और फिर आपका ये सर्विस चार्जेस डेबिट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई कैश डिपॉजिट आप जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 1 महीने में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो कैश डिपॉजिट। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में वही है, रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 40 रुपए प्लस जीएसटी और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई विड्रावल भी आप कर सकते हो, ब्रांच के माध्यम से करो चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के माध्यम से करो। यहाँ पर आप विड्रावल भी 5 बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर आपका जनधन सेविंग्स अकाउंट है तो वो भले ही चाहे तो ब्रांच के माध्यम से ओपन किया गया हो चाहे तो सीएसपी के माध्यम से ओपन किया गया हो, आप उस अकाउंट्स के जरिए ज्यादा ट्रांजेक्शंस वगैरह ना करो, नहीं तो भाई आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज भी किया जा सकता है और फिर जब बैंक आपसे जवाब मांगेगा तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस सेविंग्स अकाउंट्स का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि आप किसी भी ब्रांच में जाते हो इस जनधन सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए तो भाई इनके कर्मचारी बेफिजूल का इंश्योरेंस आपका कर देते हैं, वो भी बिना आपके पूछे। भाई किसी ब्रांच में हमने देखा है कि विदाउट कस्टमर्स परमिशन के यहाँ पर इंश्योरेंस कर देते हैं और इंश्योरेंस ऐसा वैसा नहीं होता है भाई। प्रीमियम 472 रुपए का होता है, 400 यहाँ पर 36 रुपए का होता है, 20 रुपए का होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रीमियम होते हैं जो कि आपका इंश्योरेंस कर दिया जाता है और आपका जो अमाउंट डेबिट होने लगता है तब आपको पता चलता है कि भाई मेरे अकाउंट्स के ऊपर इंश्योरेंस है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इस जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना पड़ता है। हालांकि इस डेबिट कार्ड से अगर आप इनके ओन बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो
तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप इस डेबिट कार्ड से किसी और बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब भाई यहाँ पर आप एक सवाल पूछोगे कि सर क्या मुझे वाकई में बैंक ऑफ बड़ौदा में जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए ब्रांच के माध्यम से या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए? तो देखो भाई मेरे हिसाब से तो सही है, लेकिन यहाँ पर इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि अगर आप ज्यादा थोड़ा बहुत यूपीआई वगैरह कर देते हो तो भाई ये अकाउंट फ्रीज कर देते हैं और फिर आपको परेशानी होती है चालू करवाने में। तो इससे अच्छा मैं समझता हूँ इनके एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स को। और भाई यहाँ पर कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। अगर आप कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हो तो फिर इस केस में बैंक विदाउट परमिशन आपके अकाउंट को भाई यहाँ पर फ्रीज कर सकती है। तो कुल मिलाकर के ये था बैंक ऑफ बड़ौदा का जनधन सेविंग्स अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।